Hi everyone, I am Dr. S.K. Sinha with my 8th video on photogeology, remote sensing and GIS. And overall, this is 30th video related to different aspects of geology. So, मेरी योजना है कि फोटोजियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस पे कंप्लीट जो वीडियो है उसको मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को उपलब्ध करा सकूं। पिछले वीडियो जो था 7th लेक्चर जो था मेरा, उसके बाद जो अभी जो 8th लेक्चर उसमें थोड़ा गैप हुआ है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन बहुत सारे हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका बराबर फ़ोन आता रहा कि सर इसको डाला जाए यूट्यूब पर, तो उसी के तहत मैंने अब शुरू किया है और इट विल बी माई सिंसियर एफर्ट कि जल्द से जल्दी पूरा जो पैकेज है रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, फोटोजियोलॉजी का यूट्यूब पर आपको उपलब्ध करा सकूं। इसके बाद एक चीज़ और है कि जो मेरा वीडियोस है, एजुकेशनल वीडियोस, ये क्रिस्टलोग्राफी, ऑप्टिकल मिनरोलॉजी का है और कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं। तो अगर आपको वीडियो के देखने में, वॉच करने के बाद इफ़ यू फील एनी discussion or any problem, so you can contact me on my WhatsApp number. So this is my WhatsApp number 9334271935, or you can contact me through my mail. So this is the email ID sinhask.geol@gmail.com. So thank you. So let us start. So today's lecture is EMR interaction. So EMR interaction is very important from remote sensing point of view, because the imagery or the digital product, whatever it may be, it depends upon the interaction of EMR with the atmosphere as well as with the earth surface. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरैक्शन ऑफ EMR with the atmosphere. तो एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट्स के साथ जो EMR का इंटरैक्शन है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इन द सेकेंड वीडियो वी विल डिस्कस द इंटरैक्शन ऑफ EMR विद द अर्थ सरफेस। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ is a complex fluid system consisting of different type of gases, dust particles and water vapor. So all these constituents of the atmosphere, they interact with the EMR, in electromagnetic radiation, and they modify and attenuate the EMR. So the 5 important gases which make up more than 99% of the total atmosphere, ये 5 gases हैं important: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जिसमें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये मोस्टली ये एटमॉस्फेयर में है। सो 75% ऑफ द एटमॉस्फेयर इट इज मेड अप बाय नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और रेस्ट कम है। वाटर वेपर 4% है, आर्गन का परसेंटेज लेस देन 1 है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इट वेरीज फ्रॉम स्पेस एंड टाइम। तो ये जो सबसे पहला है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, एज वेल एज आर्गन है, इनका जो प्रपोर्शन है ये वेरिएबल है एंड इट वेरीज विद इन वाइड लिमिट। से फॉर एग्जांपल दिस वाटर वेपर विच इज 4%, तो ये जो है इसका कंसंट्रेशन, वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन है पोलर रीजन में बहुत कम है। पोलर रीजन में इसका जो है परसेंटेज है बहुत कम है, जबकि इक्वेटोरियल जोन में और अबव द ओशंस एंड सीज ये जो है वाटर वेपर का जो परसेंटेज है इट विल बी हाई। सिमिलरली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका भी जो परसेंटेज है इट डिपेंड्स अपॉन प्लेस टू प्लेस। जहाँ इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रहा है, वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर।
तो ये है। और एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर का, दैट इज ओजोन। So ozone is nothing but it is a form of oxygen, है ना, having three molecules of this oxygen. So O3, ozone is O3, and it forms as a result of dissociation of molecular oxygen into atomic oxygen. और जो ओजोन है इसका जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, ये है अबाउट 15 to 30 किलोमीटर का जो एल्टीट्यूड है उसमें ये जो ओजोन है इसका प्रेजेंस है। इसके बाद ये जो EMR का इंटरैक्शन है ये 2 बार होता है एटमॉस्फेयर के साथ। जो एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके साथ जो EMR है इट इंटरैक्ट्स ट्वाइस। एक बार क्या होगा कि सपोज ये सन है, सन यहां से जब ये पहुंचेगा अर्थ सरफेस पर तो एक बार इंटरैक्शन यहां से होगा। जो भी एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये एटमॉस्फेयर है तो एक बार ये होगा। सेकेंडली व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेंसर, यहां सेंसर है तो अगेन द EMR will interact with the atmospheric constituents. So twice interaction, one from radiation coming from sun or the artificial sensor whatever it may be, तो सूरज से या कोई आर्टिफिशियल जो सेंसर है वहां से पृथ्वी की सतह तक आने में एक बार इंटरैक्शन होगा। फिर जब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होगा टू द सेंसर, फिर एक बार रिएक्ट करेगा और इंटरैक्ट करेगा। इस तरह से ट्वाइस इंटरैक्शन होता है। नाउ ये जो इंटरैक्शन, डिफरेंट टाइप के जो इंटरैक्शंस हैं, मोस्टली 3 टाइप्स के इंटरैक्शंस होते हैं। वन इज कॉल्ड स्कैटरिंग, सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन, scattering, absorption and refraction. So there are 3 types of interaction of EMR with the atmospheric constituents. So scattering and absorption, these are the 2 important interactions which attenuate or modify the EMR. अब ये क्या है, ये स्कैटरिंग है क्या? पहले तो आप समझें कि ये जो इंटरैक्शन है EMR का विद द एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट्स, तो ये डिपेंड करता है 2 चीज पर। वन इज द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मीन्स जो डिस्टेंस जो कवर करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रॉम सन टू द अर्थ सरफेस एंड देन फ्रॉम अर्थ सरफेस तो रिफ्लेक्ट बैक टू द सेंसर। तो ये टोटल जो लेंथ है कवर्ड बाय द EMR, इसको हम पाथ लेंथ कहते हैं। एंड सेकेंडली वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है कि EMR का जो वेवलेंथ है वो क्या है, उस पर डिपेंड करता है। और ऑफ कोर्स जो कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का है उस पर तो डिपेंड करता ही है, विच इज़ द टुडेज टॉपिक। तो ये अल्टीमेटली मॉडिफिकेशन होता है EMR के नेचर में, या उसके कह सकते हैं कि ये EMR आर मॉडिफाइड। तो अब आए हम लोग कि स्कैटरिंग क्या है, व्हाट इज स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग इज अनप्रिडिक्टेबल डिफ्यूजन, मतलब इसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो ये डिफ्यूजन है, सम सॉर्ट ऑफ डिफ्यूजन बट अनप्रेडिक्टेबल डिफ्यूजन, और इट इज रीडायरेक्शन ऑफ द EMR। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन कंस्टिट्यूएंट, एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट। सो इफ द EMR is incident upon this atmospheric constituent, so it may be redirected in any direction, and it is unpredictable. So this is scattering. So scattering का मतलब हुआ कि जिसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो डिफ्यूजन है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, यानी रीडायरेक्शन ऑफ द EMR है। अब
जो स्कैटरिंग है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग. One is called Rayleigh scattering. It is also called molecular scattering. So this is first scattering type. Second one is Mie scattering. It is also called large particle scattering. And the third one is called non-selective scattering. तो रैली स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो इंटरैक्शन है ये गैसियस मॉलिक्यूल्स और बहुत जो टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कि स्मॉलर तो ईएमआर का इंटरैक्शन इसमें रैली स्कैटरिंग में क्या होगा कि ईएमआर का जो इंटरैक्शन है बहुत छोटे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स के साथ होता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स के साथ होता है. और ये टाइनी का मतलब एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका जो वेवलेंथ है उससे बहुत कम साइज के जो गैसियस मॉलिक्यूल्स या कोई टाइनी पार्टिकल्स हैं उसके साथ अगर इंटरैक्शन हो रहा है, दैट टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज नोन एज रैली स्कैटरिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज molecular scattering. Now it is also called clear atmosphere scattering. So Rayleigh scattering or molecular scattering or clear atmosphere scattering, these are all the same. और इसमें एक चीज है कि जो वेवलेंथ जितना कम है, स्मॉलर जो वेवलेंथ है वो ज्यादा स्कैटर होता है ना. स्मॉलर वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं. तो स्मॉलर लैम्डा अगर है तो उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा. और इसका एक रिलेशन है. रिलेशन क्या है कि रैली स्कैटरिंग इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ. सो इसका मतलब हुआ कि जितना कम वेवलेंथ का ईएमआर होगा उसकी स्कैटरिंग अकॉर्डिंग टू दिस रैली स्कैटरिंग वो ज्यादा होगा. एंड दिस इज द रीजन कि अगर जो पूरा स्पेक्ट्रम है, सोलर स्पेक्ट्रम है, तो उसमें जो ब्लू लाइट है जिसका कि वेवलेंथ कम है एज कंपेयर टू रेड, तो ब्लू का स्कैटरिंग ज्यादा होता है. दैट इज व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू. सो दिस इज फर्स्ट मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड रैली स्कैटरिंग. जो दूसरा स्कैटरिंग का मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड माई स्कैटरिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज लार्ज पार्टिकल स्कैटरिंग. तो ये क्या होता है कि इसमें इट इज कॉज्ड बाय कोर्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑलमोस्ट इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द ईएमआर. तो इसमें जो है जितना वेवलेंथ है इंसिडेंट रेडिएशन का लगभग उसी साइज का अगर कोई पार्टिकल है, एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो उसके साथ जो इंटरैक्शन होगा, उसके साथ जो स्कैटरिंग होगा उसके कारण दैट इज कॉल्ड माई स्कैटरिंग और इट इज ऑल्सो नोन एज लार्ज पार्टिकल स्कैटरिंग. और ये जो माई स्कैटरिंग जो होता है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ ईएमआर. ऑलमोस्ट ऑल वेवलेंथ में लगभग सेम होता है और ग्रेटेस्ट है इन द लोअर एटमॉस्फेयर. ये जो माई स्कैटरिंग या लार्ज पार्टिकल स्कैटरिंग का जो मैकेनिज्म है it is more prominent in the greatest, or you can say the greatest scattering is in the lower atmosphere, है ना. और ये naturally influence जो है वो longer wavelength से होता है. तो this is second type of scattering. Third one is known as non-selective scattering. तो non-selective scattering में क्या होता है कि जो particle size it is much larger than that of the wavelength of the incident radiation. So this is called non-selective scattering. अब ये जो non-selective scattering है, माई स्कैटरिंग में मैंने आपको बताया कि ये बराबर होता है दोनों का. इसमें जो पार्टिकल साइज है वो बहुत बड़ा है, तो कोई जो रेन ड्रॉप है, ड्रॉपलेट है, उससे अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो नेचुरल है कि ये नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग के काइंड में आएगा. और इसमें जो स्कैटरिंग है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म एटेन्यूएशन होता है. जो मॉडिफिकेशन होगा ये लगभग यूनिफॉर्म होगा फॉर ऑल वेवलेंथ्स ऑफ ईएमआर. तो ये आपका हुआ. इसके बाद
जो दूसरी मैकेनिज्म है, दूसरा जो इंटरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो है, जो एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं, दे एब्जॉर्ब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईएमएफ स्पेक्ट्रम, और अलग अलग जो वेवलेंथ के जो ईएमआर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे आर एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल और कंस्टिट्यूएंट्स यू कैन से। और जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट एब्जॉर्बर्स हैं, दैट इज वन इज वाटर वेपर, सेकेंड एब्जॉर्बर इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड वन इज ओजोन O3। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्जॉर्बर्स, और इनके कारण अलग अलग जो रेंज है वेवलेंथ का वो एब्जॉर्ब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में है, ये दो बैंड को ये एब्जॉर्ब करता है। वन इज 5.5 to 7 माइक्रोमीटर। तो इस रेंज का जो EMR है, वेवलेंथ हैविंग 5.5 से लेकर के 7 माइक्रोमीटर, दे आर मोस्टली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर। और दूसरा जो वाटर वेपर का एब्जॉर्प्शन है, ये है एबव 27 माइक्रोमीटर। तो यानी कि बियॉन्ड 27 भी एब्जॉर्ब होगा बाय द वाटर वेपर, और ये रेंज आपको मैंने बताया 5.5 to 7 माइक्रोमीटर। तो ये जो है सो वेवलेंथ, दे आर एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर। कार्बन डाइऑक्साइड, सो फार एज कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसर्न, तो ये इंफ्रारेड रीजन के जो वेवलेंथ हैं, बैंड हैं, उनको ये एब्जॉर्ब करता है। जैसे एक रेंज है MIR, मिड इंफ्रारेड, तो इस रेडिएशन को भी ये एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा है फार इंफ्रारेड FIR, तो इन दोनों को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट एब्जॉर्बर, दैट इज कॉल्ड ओजोन। तो ओजोन जो है शॉर्ट वेवलेंथ जो रीजन्स हैं वेवलेंथ बैंड के, उसको ये एब्जॉर्ब करता है लेस देन 0.25 माइक्रोमीटर। तो 0.245 जो भी है, तो 0.24 और 25 माइक्रोमीटर के रीजन से जो छोटे हैं, है ना, उससे जो स्मॉलर साइज के हैं, दे आर मोस्टली एब्जॉर्ब बाय द ओजोन। तो ये हुआ। और ये जो एब्जॉर्प्शन है अल्टीमेटली क्या करता है कि EMR को ट्रांसमिट होने में रोकता है, हिंडर्स द ट्रांसमिशन ऑफ द ER टू द सरफेस, और इसको कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक विंडो। तो एटमॉस्फेरिक विंडो क्यों होता है? तो एटमॉस्फेरिक विंडो ड्यू टू सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ EMR in different bands by different constituents। तो एटमॉस्फेरिक विंडो है क्या कि द रेंज ऑफ EM wavelength, electromagnetic wavelengths which are least absorbed are called atmospheric window। तो जिस रेंज में EMR के जिस रेंज में कम से कम एब्जॉर्प्शन होता है, उसको कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक विंडो। या इसको दूसरी तरह से हम लोग कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, atmospheric windows are the range of spectral bands for which atmosphere is relatively transparent। मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ के जो EMR हैं, वो अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो वो पर्टिकुलर जो रेंज है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक विंडो। वी कैन वेरी इजिली अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम। तो इसमें आप देखिए, ये वेवलेंथ है ना, 0.3 माइक्रोमीटर, 0.7, 0.1 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर, इधर है 10 माइक्रोमीटर, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर स्टार्ट होता है माइक्रोवेव, 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर, दैट इज रेंज ऑफ माइक्रोवेव। तो इसमें आप देखिए, ये जो शेडेड वाला जो एरिया है, ये ब्लॉक हो रहा है ना। ये वर्टिकल ईयर पर आप ट्रांसमिशन आप लिख सकते हो, दिस इज ट्रांसमिशन। तो इसमें हम लोग देखें कि ये अलग अलग वेवलेंथ पे ट्रांसमिशन इसका डिपेंड करता है। ये जो व्हाइट वाला जो एरिया है, दैट इज क्लियर एटमॉस्फेयर, मतलब ये ट्रांसमिशन आपको शो करता है। तो एक देखिए इंपॉर्टेंट रेंज है, विजिबल रेंज 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर। दिस इज द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम।
तो इसके लिए भी एटमॉस्फेयर देखिए बहुत क्लियर है, ट्रांसमिशन का देखिए परसेंटेज ऑफ, तो दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक विंडो। एक दूसरा आईआर रेंज है, आईआर रेंज में भी एक एटमॉस्फेरिक विंडो मिल रहा है। फिर ये इधर भी है, कुछ है 1 to 5 के आसपास, यहाँ पर 10 माइक्रोमीटर भी है। फिर एक एटमॉस्फेयर इज अगेन क्लियर फॉर माइक्रोवेव बैंड, 1 मिलीमीटर तो 1 मीटर वाला जो रेंज है उसमें अगेन जो EMR है वो ट्रांसमिट हो सकता है। और ये जो आपको दिखा रहे हैं ये सब ब्लॉक में हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक विंडो। तो एटमॉस्फेरिक विंडो में इट इज कॉज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ EMR बाय डिफरेंट बैंड्स ऑफ स्पेक्ट्रम। और इसके बाद थर्ड इंटरैक्शन है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन वेरी सिंपल थिंग, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द EMR विद द चेंज इन द मीडियम, है ना। और बट नेचुरल है कि जो एटमॉस्फेयर इट इज नॉट ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, देयर आर डिफरेंट लेयर्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है डिफरेंट लेयर्स का, इट डिफर। तो रिजल्ट क्या होगा कि उससे जब अगर ट्रांसमिट हो रहा है, सपोज दिस इज वन लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर एंड दिस इज इंटरफेस। तो अगर EMR इसमें इंटरैक्ट करेगा, मतलब यहाँ ट्रांसमिट होगा, तो इट मे आइदर बी deviated towards here or it may be deviated like this away from the normal, depending upon the medium, कौन से medium में है, denser to less rarer or rarer to ये। तो depending upon that जो EMR है उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है, that is called refraction। और ये है जो different जो varying refractive index है due to change in the humidity as well as composition of the atmosphere। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, तो इसका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो अल्टीमेटली होगा जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, जो इमेजरी है उसके ऊपर। एंड ये जो स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन, इट कॉजेज हेज इन द इमेजरी। तो इमेजरी में थोड़ा क्लैरिटी कम होगा और बाद में इसको हम लोग फिर ठीक भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो ये हेज क्रिएट करता है, हेज का मतलब थोड़ा मास्किंग होगा, बहुत क्लियर इमेज नहीं आएगा। तो दीज आर द डिफरेंट इंटरैक्शन। सो दिस इज टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।